बताने हैं वो ऐसे लोगों की सरकार बनाए कि बाबा का अपमान इस देश के अंदर इतना हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि बाबा साहब की जयंती मनानी है तो बाबा साहब के इतिहास को समझकर बाबा साहब के सपनों को और अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए हमें काम करना चाहिए। मगर हम बाबा की बात करें और बाबा के सपनों को हम लोग किसी दूसरी पार्टी के गिरवे रख दें या हम बाबा की विचारधारा के विरोध में हम लोग सरकार बनाए तो फिर बाबा की जयंती मनाने का कोई हमें अधिकार नहीं। तो साथियों, क्योंकि जिंदगी एक ही है, एक ही बार जिंदगी मिली है और हर आदमी को एक ही बार जिंदगी मिलनी है, जिसको भी मिली है। और यदि कोई खाने के लिए पैदा हुआ है तो भाई खाओ, कोई सोने के लिए पैदा हुआ तो सो जाओ, और यदि खाने के लिए मरना है कि अब ये पता है कि मरना ही है तो फिर आज ही मर जाओ भाई, फिर क्यों इंतजार करना है किसी का। यदि मरना है तो फिर आज ही मर जाते हैं, क्या रखा है संघर्ष के अंदर। और यदि अपने महापुरुषों के कदमों पे चलना है, उनकी बात को मानना है, उनके संघर्ष को समझना है, तो साथियों फिर हमें उसके आधार पर अपनी तैयारी भी हमें करनी चाहिए। जब बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर बनी तो कोई नहीं जानता था कि कोई MP MLA बन जाएगा। सिर्फ इसलिए हम लोग आए थे कि इस देश के अंदर बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। और हमारे बाप दादा का देश के अंदर अपमान हुआ है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत इस देश के अंदर लुटती है। जिनकी भी सरकार हमने आज तक बनाई है, किसी ने भी उसका कोई समाधान नहीं निकाला। तो फिर हमें अपने पैरों पर इस देश के अंदर खड़ा होना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इस संघर्ष को कर रहे थे तो उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे के आधार पर हमारे समाज को चेताने का काम किया कि तेज आते राजा ने। यहाँ पर उन्होंने ये कहने का काम किया कि अन्य सुन राजनीतिक दलों में मेरे समाज के लोग एक पूंछ की तरह है जो लंबी तो दबते लेंगे, ताकतवर नहीं। यानी जितनी भी पार्टी इस देश के अंदर आज की तारीख में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, 6 राष्ट्रीय पार्टी में बहुजन समाज पार्टी यदि आज केंद्र में यदि BJP की सरकार चलती है, यदि वो 1 नंबर की पार्टी है, कांग्रेस यदि नंबर 2 पर है, तो साथियों बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर 30 नंबर की ताकत रखती है, वोट के आधार पर भी और रिजल्ट के आधार पर भी। बहुजन समाज पार्टी 6 पार्टियों के अंदर एक पार्टी ऐसी जिसकी मुखिया कौन है, जो देश की व्यवस्था के आधार पर यदि हम लोग देखें तो हम चौथे वर्ण के लोग, यानी जिनकी लड़ाई आप और हम लोग लड़ रहे हैं, यानी उसकी मुखिया वो है, महिला उसकी अध्यक्ष है। और यहाँ पर दूसरे लोगों ने भी पार्टी बनाई, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और कितने बनर्जी हो, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पाया। गरीबों की यदि देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो ये कोई मजाक काम नहीं हुआ। इस पार्टी को यदि टिकाए रखना है, इस पार्टी को यदि आगे बढ़ाना है, तो साथियों हमें अपने महापुरुषों की बात को समझना होगा। जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे 1930, 31, 32 के अंदर, तो गांधी तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था कि हम की जल्दी से 7.5 साल तक हम 7.5 साल 700 साल हम लोगों ने मुगलों का यहाँ पर गुलामी की है। उसके बाद 2.5 साल हमने 250 साल हमने अंग्रेजों की गुलामी की है कि जल्दी से निजात पा जाए और किस तरह ये देश हमारे हाथ में आ जाए और हम इस देश के अंदर राजा बन जाए। मगर उसी समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये लड़ाई लड़ रहे थे कि मैं गरीबों को कैसे जल्दी से जल्दी इस देश का राजा बनाने की बात करूं कि एक गरीब के बेटे भी देश के अंदर राजा बन जाए। तो उस समय बाबा साहब आपकी वोट के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जब बाबा साहब वोट की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय गांधी, नेहरू और सरदार पटेल सब उनके खिलाफ में खड़े थे। वो नहीं चाहते थे कि देश के अंदर गरीब के बेटे राजा बने या इनको कोई ऐसा अधिकार मिल जाए जिससे अपना राजा बना ले। मगर साथियों बाबा साहब ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अंग्रेजों से ये जो कुछ भी आपको दिया है, आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने आपको दिया और आज़ादी के बाद इस देश के अंदर बाबा साहब ने अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, इस देश के संविधान के अधिकार के आधार पर आपको इस देश के अंदर अधिकार देने का काम किया। मगर साथियों हम लोगों ने उन अधिकारों की आज तक कीमत नहीं समझी। जब बाबा साहब वोट के अधिकार की बात कर रहे थे कि 1 मैन 1 वैल्यू के आधार पर देश के अंदर हम लोग
इस समाज को तैयार करने का काम करें। यानी हर आदमी की एक कीमत होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, धार्मिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। जीते जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आपको वोट के आधार पर वन वोट वन वैल्यू के आधार पर आपको इस देश के अंदर एक वोट की कीमत एक के आधार पर, चाहे एक गरीब का बेटा हो, चाहे निचले पायदान पर रहता हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे कोई टाटा अंबानी कोई बन जाए, आपको इस देश के अंदर सबके एक वोट का एक अधिकार दे के गए नहीं गए। मगर साथियों, हम लोगों ने वोट के बाद भी जब बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस के कभी चमन नहीं भर के भी आप मेंबर मत बनना, कांग्रेस वो जलता हुआ जहर, जो भी इसके अंदर बैठेगा वो भस्म हो जाएगा। हमने इतनी बाबा की बात मानी कि साथियों, बाबा साहब की बात मानी कि हमने 50 साल तक देश के अंदर कांग्रेस की सरकार चलाई या नहीं चलाई। यदि हम बाबा साहब की बात को मानने वाले लोग हैं तो फिर हमने बाबा साहब की बात कहाँ मानी। यदि बाबा साहब की बात उसी समय मान जाते तो साथियों हो सकता था बाबा साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी और अपनी पार्टी बनाकर उन्होंने चुनाव उस समय लड़ा था, मगर इन लोगों ने बाबा को साथियों वहां जीतने नहीं दिया। और साथियों यहां तक कह दिया कि हम देखते कि अम्बेडकर कैसे पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा। तो साथियों उस समय बाबा साहब को जिताने के लिए जयसूर और खुलना के लोगों ने, साथियों चांडाल बिरादरी के जो लोग थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और मुस्लिम लीग के लोगों ने उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जयसूर और खुलना से साथियों जिताकर भेज दिया। मगर साथियों उसी समय देश का बंटवारा हुआ। जब देश का बंटवारा हुआ तो साथियों ये क्या हुआ देश के अंदर कि जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र है वो क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, और जहां सो कॉल्ड हिंदू है 50% से ज्यादा जहां हिंदू है वो क्षेत्र भारत देश में रहेगा। मगर साथियों जयसूर और खुलना में 75% सो कॉल्ड हिंदू लोग रहते थे। मगर साथियों क्षेत्र को जानबूझकर, क्योंकि इन्हें पता था कि जिस अम्बेडकर को हम पार्लियामेंट में घुसने की बात नहीं कर रहे थे, हमने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे, इन्हीं जयसूर और खुलना के लोगों ने बाबा साहब को जिताकर पार्लियामेंट में भेज दिया। तो साथियों उस समय इन लोगों ने उसको सजा देने के लिए उस क्षेत्र को कहाँ भेज दिया, उसे पाकिस्तान के अंदर भेज दिया। और बाबा साहब कहाँ के एमपी बन गए, पाकिस्तान के एमपी बन गए। जब पाकिस्तान के एमपी बने तो साथियों बाबा साहब फिर अंग्रेजों के पास गए। उन्होंने कहा गांधी और नेहरू ने मेरे साथ फिर चल कर दिया, मेरे समाज के साथ फिर चाल चल दी, फिर इस षड्यंत्र के तहत मुझे यहाँ पर भेज दिया। मेरे लोग भारत देश में रहते हैं और मुझे एमपी इन्होंने पाकिस्तान का बना दिया। तो साथियों वहाँ के प्रधानमंत्री ने फिर गांधी और नेहरू को बुलाया और ये कहा कि जब तक आप अम्बेडकर को पार्लियामेंट में जिताकर नहीं भेजेंगे, हम इस देश को किसी भी कीमत पर आज़ाद नहीं करने वाले। यदि देश की भी आज़ादी मिली है तो वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर मिली है। तो साथियों इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब को यदि हम लोग मानते हैं तो बाबा साहब की बात को भी मानना चाहिए। जितनी भी हमने यहाँ सरकारें बनाई हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बनाई हो, चाहे बीजेपी की सरकार बनाई हो, चाहे जनता दल की बनाई हो, और चाहे खामोखा पार्टी की जो दिल्ली देश की राजधानी में सरकार चल रही है, क्या आपके बाबा का इस देश के अंदर सम्मान हो रहा? कौन सा ऐसा दिन है जब कोई बाबा साहब की उंगली न तोड़ता हो, कोई बाबा साहब का हाथ न तोड़ता हो, कोई बाबा साहब का सर न तोड़ता हो, कोई बाबा साहब को थाने में उठा के न ले जाता हो? और हम लोग बाबा को मानने वाले लोग, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि आप अम्बेडकरवादी हैं तो साथ तो कहेंगे कि मुझसे बड़ा अम्बेडकरवादी कोई दूसरा है नहीं। कपड़े फाड़ डालेंगे एक दूसरे के, मगर किसी की बात मानने को तैयार नहीं होगा कि मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ। अरे इस देश के अंदर बाबा साहब के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा अम्बेडकरवादी पैदा हुआ, सही मायने में अम्बेडकरवादी पैदा हुआ, तो माननीय कांशीराम साहब पैदा हुए, जिन्होंने साथियों साबित किया कि अम्बेडकरवाद को कैसे आगे चलाया जाएगा। बाबा साहब की बात को मानकर उन्होंने देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर उन्होंने ये साबित किया कि साथियों कैसे इस देश के अंदर राजपाट किया जा सकता है। वो उस समय किया जब हमारे लोग बोलते थे कि हो सकता नहीं, बाबा साहब के मिशन से हम एक कौंसल भी नहीं जीत सकते। एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो ख्वाब की बात है। मगर साथियों उस समय माननीय कांशीराम साहब ने जब 521 सीट देश के अंदर हुआ करती लोकसभा के चुनाव होते थे, 1971 में एक
समझौता हुआ कांग्रेस का और आरपीआई का, जो आरपीआई बाबा साहब ने बनाई थी, तो साथ उसके बीच समझौता हुआ। वहां 520 सीट कांग्रेस के हिस्से में गई और 1 सीट किसके हिस्से में आई? आरपीआई के हिस्से में आई। गाड़ के धर्मशाला में वो साथ बूटी हुई थी, समझौता हुआ था। लोग ताली बजा रहे थे, लोग खुशी मना रहे थे कि जो बाबा साहब जीते जी नहीं कर पाए, वो हमने बाबा साहब के जाने के बाद वो काम कर दिया। मगर साहब तो उसी खिड़की के बाहर, उस धर्मशाला के बाहर मानव कांसीराम साहब साथियों खून के आंसू रो रहे थे कि ये कैसी बूटी हुई है, ये कैसा समझौता हुआ है, ये कैसे बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। कहा बाबा साहब को मानने वालों को 1 सीट और बाबा साहब के विरोधी लोगों को, जिनको बाबा साहब ने पूरी जिंदगी रोकने का काम किया, तो साथियों उनको 520 सीट। तो उस समय कांसीराम साहब ने कहा कि नहीं हो सकता है कि मैं इसी मूवमेंट से, इसी बाबा साहब के मिशन से, जो अम्बेडकरवाद से, मैं इस देश के अंदर सरकारें बनाऊंगा। और साथ वो दिल्ली देश की राजधानी में आए। उन्होंने यहाँ पर बामसेल बनाई, उसके बाद DS4 बनाई, फिर साथियों उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी बनाकर साथियों 84 में पार्टी बनी और 96 के अंदर 96 में उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बना दी। यानी एक गरीब के बेटे ने अकेले अपने दम पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने समाज को तैयार कर कर उन्होंने साथियों 12 साल के अंदर ही साथियों राष्ट्रीय पार्टी बना दी। इन पूंजीपतियों के बीच में, इन धन्नासेठों के बीच में, जो नहीं चाहते थे कि गरीब के बेटे राजा बन जाए, तो साथियों उस समय मानव कांसीराम साहब ने इस देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनाकर आपको दी। और आज हमारे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी नजर नहीं आती, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गया। अरे जिन्होंने अपने जमीन को बेचने का काम किया है, साथियों उन्होंने बाबा साहब के मानव कांसीराम के सपनों को साथियों बेचने का काम किया है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों बहुजन समाज पार्टी कल भी वही थी, बहुजन समाज पार्टी आज भी है। 2006 के अंदर मानव कांसीराम साहब ये दुनिया छोड़ के गए। 2006 के अंदर 9 अक्टूबर 2006 में मानव कांसीराम साहब हमारे बीच में नहीं रहे। आज 2023 चल रहा है, कितने साल हो गए? 17 साल। 17 साल से बहन कुमारी मायावती ने साथ इस पार्टी को नेशनल पार्टी का तकवा देके रखा है। आज भी बहुजन समाज पार्टी, यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो साथियों मीडिया की बात माननी चाहिए। अभी 15 दिन पहले ही उन्होंने घोषणा की है कि देश के अंदर 6 राष्ट्रीय पार्टी है, उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी 30 नंबर की पार्टी, और 30 नंबर की पार्टी हमें नजर नहीं आती है। तो साथियों लानत है फिर ऐसी जिंदगियों पर, हमारी जिंदगी पर लानत है कि साथियों हम लोग अपनी पार्टी के रहते हुए हम ऐसे लोगों को साथियों आगे बढ़ाना चाहते हैं जो साथियों शपथ पत्र भी देते हैं कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं स्कूटी नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं किसी से समझौता करके सरकार नहीं बनाऊंगा। ये आप लोगों के बीच में शपथ पत्र दिया। जब शपथ पत्र दे दिया उसके बाद भी कांग्रेस के से मिलकर पहली बार सरकार बनाई। आज लाल बत्ती की गाड़ी भी ली, आज लाल बत्ती की गाड़ी ही नहीं ली। जो आदमी कहता था मैं स्कूटी नहीं लूंगा, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो 2-2 राज्य की पुलिस का इस्तेमाल करता हो। ये आपका दिल्ली का खामोखा आका आदमी ये 2-2 स्टेट की कमांडो का इस्तेमाल करता है, पंजाब की भी और दिल्ली के भी। जो आदमी कहता था कि मुझे कौन मारेगा, जो बटन नीचे वाला का ऊपर और ऊपर का नीचे लगाता था, जो साथियों यहाँ पर मकलब बांध के आया था, खांसता हुआ नजर आया था, आज मकलब भी गायब है, आज खांसी भी गायब है। और साथियों आज यहाँ पर अपना शीश महल बना लिया है। क्या बना लिया? शीश महल। अरे मैं झुग्गी झोपड़ी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं जे कॉलोनी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं कच्ची कॉलोनी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसके घर में साथियों 8-8 लाख के पर्दे लगे हुए हैं। 8 लाख का पर्दा, 45 करोड़ रुपए रिन्यूअल के लिए। ये है वो आम आदमी जो कहता था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं मुझे तो कोई खाली बंगला दे दे, 5 कमरे, मुझे क्या करना है। मगर आज 6 तो साथियों वहां पर आसपास की कोठियां जो वहां पर उच्च अधिकारी थे उनको भी खाली करा दिया, उनको भी उसमें मिलाने का साथियों काम कर रखा था। ये उसका साथियों यहाँ पर 15 टॉयलेट बनाए, बाथरूम बनाए हैं। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं हाथ उठा के बता दे किसी घर में 15 टॉयलेट है तो 15 टॉयलेट, और एक-एक टॉयलेट के अंदर 1-1 लाख रुपए की एसेसरी लगाई है।
और 2 बाथरूम के अंदर तो 8 लाख की सीट लगाई है। कंप्यूटर से खुलेगी, कंप्यूटर से बंद होगी। 8 लाख की कौन सीट लगाता है भाई? 8 लाख की सीट लगाई। वो कहता था जो मैं बिल्कुल आम आदमी हूँ, तुम्हारी तरह हूँ। अरे उसकी माँ ने दूध पिलाया था तो झुग्गी झोपड़ी में 1 महीने रह जाता। अरे झुग्गी झोपड़ी में रहता तो साथियों जयपुर में रह जाता तो पता लग जाता। जब मीठापुर से इधर आता तो पता लग जाता कितने घंटे में यहाँ पहुंचता। मगर साथियों हमारे लोग ऐसे लोगों के पीछे लगे हैं, क्योंकि साथियों जिन लोगों ने बाबा साहब को पहली बार पार्लियामेंट में जिता कर भेजा, उनके गुरु पैदा हुए हरिचंद्र गुरुचंद ठाकुर। उन्होंने कहने काम किया कि तेज आते राजा नहीं, तेज आते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं होता। उन्होंने साथ में एक बात और कही कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। तो साथी जी आपका दल बना है, यदि अच्छे राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो गरीबों की भी एक पार्टी है, और साथियों 30 नंबर की पार्टी है, वोट के आधार पर भी और रिजल्ट के आधार पर भी। फिर आप क्यों नहीं अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं? ये आपकी वोट लेके राजा बने, इनके साथ तो किसी के पास वोट नहीं है। वोट किसके पास है? वोट तो साथियों बहुजन समाज के पास है, गरीबों के पास है, झुग्गी झोपड़ी वालों के पास है, जे कॉलोनी वालों के पास है, कच्ची कॉलोनी वालों के पास है। मगर सरकार किसकी बनाते हैं आप? साथियों उन लोगों की सरकार बनती है जिनके पास वोट नहीं है, जिनकी संख्या देश में कम है। मगर साथियों किसका इस्तेमाल करते हैं? वो अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं। और साथियों आप लोगों की भावनाओं से खेलने का काम करते हैं। वो आपकी भावनाओं से खेलते हैं, आपकी भावनाओं से खेल के साथियों आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों के साथ के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हैं, और उन्होंने आज तक किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी यहाँ का जो डिप्टी सीएम है वो कहाँ है आजकल? किस मामले में गया? घोटाले में, दारू के घोटाले में गया है, जिसके बाद 18 विभाग। मगर यहाँ के मीडिया ने क्या कहा? मीडिया हमेशा बोलता रहा, ये पार्टी के लोग ये बोलते रहे कि भाई इसके बाद 18 विभाग है, ये तो शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री की बात करता है कि भाई शिक्षा मंत्री को हमारे जेल में भेज दिया, और उसे पता था कि तुझे जेल जाना है। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, कल नहीं तो परसों जाएगा। और साथियों जब वो जेल गया, जिस दिन वहां पर सीबीआई से पकड़ने के लिए आई, तो सबसे पहले वो सुबह सुबह कहाँ भाग के गया? जिस गांधी ने कभी तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, जिस गांधी ने कभी तुम्हें इस देश के अंदर वोट के अधिकार के साथियों विरोध में खड़ा रहा, साथियों ऐसे आदमी के पास गया जो साथियों जिसके लिए कहा गया भाई तो नशाबंदी की बात करता था, नशाबंदी की बात करता था। मगर जहां गुजरात में पैदा हुआ, जिस गुजरात में वो रहता था, वहां गुजरात की पान की दुकान पे भी जाओगे, किसी साथी कोने में ठेले पे भी जाओगे, कोने पे भी जाओगे, किसी पान की पनवाड़ी की दुकान पे भी जाओगे तो साथियों दारू की बोतल मिल जाएगी। और साथियों उसके पास पहुंच गया कि गांधी जी तुमने बहुत लोगों को मूर्ख बनाया, तुम मुझे भी बचा लो, मैं भी मगर तुम्हारी चेला हूं। तुमने वहां गुजरात में खूब दारू बिछवाई है, थोड़ी सी मेरी भी दो। मैं तो एक के बाद एक फ्री बात गया हूं, मैं तो एक के साथ एक फ्री बात गया हूं। एक बार और मौका दे दो तो एक के साथ 4 फ्री बांटूंगा, अगली बार करके तुम्हारे गुणगान करूंगा। जब भी कोई बात होगी तो तुम्हारे पास ही आकर तुम्हारे यहाँ पर मैं सर झुकाऊंगा, क्योंकि चाहे लड़ाई हो उनकी, चाहे जेल जाए, कहाँ जाते हैं सबसे पहले? उसी के पास जाते हैं। किसी का चाचा है तो किसी का पिता है, मगर तुम्हारे उनके पास चाचा हो सकता है, उनके पास पिता हो सकता है, मगर बाबा किसके पास है? बाबा तो आपके पास है, मगर आप अपने बाबा का सम्मान इस देश के अंदर नहीं करवा सकते। तो लानत ऐसी जिंदगी पर कि बाबा बाबा करते हैं और बाबा का मान यहाँ इस देश के अंदर हम लोग कराते हैं। तो साथियों वो वहां आया, यदि ये जिंदा भी होता और उसे पता लग जाता कि भाई ये आदमी एक के साथ एक फ्री बात ना और अब 4 की बात करता है, तो अपनी लाठी लेके भाग लेता उसके पीछे की हरामी, तू ये क्या करके है? और तू फिर मुझसे माफी मांग रहा है, तो दुला लेता उसे। मगर साथियों जेल गया, और जाते जाते भी क्या बोल के गया आपसे? यानी देखो वो जेल जाने की तैयारी में है, मगर वोट बैंक फिर भी पक्का कर रहा है, फिर भी मूर्ख आपको बना रहा है। क्या बोल रहा था?
कि प्यारे प्यारे बच्चों अच्छे नंबर लाना, अच्छी तरह पढ़ाई करना, तुम्हारी दुआएं भी मेरे साथ है, तुम्हारे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ है, और मैं जल्दी वापस आऊंगा। और जब जल्दी आऊंगा तो आपकी बात को इतना डिस्टर्ब किया था, एक के साथ एक बार यदि तुम्हारे बाप ने खूब पी, अगली बार तुम्हारे बाप को 4-4 बोतल फिर बढ़वाऊंगा, चिंता मत करो। ये हालत इन लोगों ने बना रखा है, यानी जेल जाने की तैयारी, मगर फिर भी आपसे वोट मांगने की गुहार उन्हें छोड़ी नहीं। और लोग क्या बोल रहे थे कि हमारे शिक्षा मंत्री को जेल भेज दिया, शिक्षा मंत्री को जेल भेजा। अरे शिक्षा मंत्री तो भाई, शिक्षा मंत्री कितना बड़ा शिक्षा मंत्री है कि भाई दुनिया का मॉडल है उसके पास, दुनिया का मॉडल उसके पास है। तो हमने कहा चलो भी इसका मॉडल भी देख लेते हैं। अरे गरीबों जरा सोच लो, जब तुम्हें मौका मिला तो तुमने क्या किया, और जो ईंधन से जो पूंजीपतियों की तुमने सरकारें बनाई है, तो इन्होंने आज तक क्या क्या किया। कभी भी देश के अंदर राइट टू एजुकेशन का फार्मूला जो बाबा साहब की चाहत थी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश के अंदर शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, जो पढ़ लिख कर तैयार हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति को देश के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए, और यदि पढ़ लिख कर तैयार हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को देश के अंदर मकान मिलना चाहिए। और चौथी उनकी चाहत थी कि साथियों आप लोगों के लिए लाइट, बिजली, लाइट, पानी, रोड, खड़ंजे, ये सब आपके लिए का इंतजाम होना चाहिए, आपके स्वास्थ्य का इंतजाम होना चाहिए, आपकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। ये साथियों बाबा साहब ने आपके लिए अधिकार इस देश के संविधान में लिखे, मगर उन्होंने आज तक साथियों देश के अंदर 6 काम थे, 6 में से एक भी काम आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। मगर जब आपकी सरकार बनी तो साथियों बहन कुमारी महतो ने कुर्सी में बैठते ही सबसे पहले घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के अंदर 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा है, चाहे वो क्षत्रिय का बेटा है, चाहे वो वैश्य का बेटा है, चाहे वो मुस्लिम का बेटा है, चाहे वो ओबीसी का बेटा है, चाहे वो सुरदास का बेटा है, हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने का काम किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन, यानी जिस पर हर आदमी का अधिकार होना चाहिए। मगर साथियों यहाँ की सरकारों ने इतनी महंगी साथियों एजुकेशन कर दी है कि अब गरीब के बेटे पढ़ ना पाएंगे, वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। अब तक तो तुम लोगों ने अपने डॉक्टर इंजीनियर बना लिए थे, मगर अब इंजीनियर डॉक्टर बनाना तुम्हारे बस का खेल नहीं रहेगा, इतनी महंगी उसकी फीस कर दी। मगर साथियों बहन कुमारी महतो ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन के अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए साथियों नौकरी, लाखों मास्टरों की भर्ती की, लाखों टीचरों की भर्ती की। एक दिन के अंदर 1,08,848 वाल्मीकि समाज के बेटों को नौकरी देने का काम किया। इसे कहते हैं गरीबों की सरकार। और ये साथियों कंपेयर करते हैं हमारी सरकार से कि एजुकेशन मिनिस्टर, तो हमने कहा बात करो, फिर एजुकेशन की बात करो। हमारे नेता ने एजुकेशन पे कितना काम किया। 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाई, 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बिल्कुल दिल्ली सटी हुई है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर जाकर देखना, 511 एकड़ के अंदर जमीन बनी। इन जमीन के अंदर वो यूनिवर्सिटी बनाने का काम बहन कुमारी महतो ने किया। जितने किले आप जाकर देख लें, यदि ताजमहल के बाद यदि साथियों कहीं से रेवेन्यू आता है तो कहां से आता है? लखनऊ के अम्बेडकर पार्क से आज वो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जिसके लिए हमारे लोग, दिल्ली के लोगों के पेट में पानी हिल रहा था। सरकार यूपी में चलती थी और दिल्ली के लोगों के पेट का पानी हिल रहा था कि बताओ यार मायावती का दिमाग खराब हो गया, पत्थर लगाई जा रही है, पार्क बनाई जा रही है। आज वही पार्क जहां तो जिनकी सरकारें तुमने बनाई वो बाबा साहब की मूर्ति तोड़वाते रहे, बाबा साहब का हाथ तोड़वाते रहे, बाबा साहब की उंगली तोड़वाते रहे। और जब आपकी सरकार बनी तो बहन कुमारी महतो ने साथ इतने बड़े बड़े पार्क बना दिए, उनके पीछे स्कूल भी लगा दी, और साथ हर वो पुख्ता इंतजाम किया जिससे आपके महापुरुषों का साथ सम्मान इस देश के अंदर बरकरार रहना चाहिए। मगर हमारे लोग आज भी उनके पीछे लगे हैं जो आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। तो हमने कहा भाई चलो अब एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन की बात करो। 6 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाई, 7 मेडिकल नए कॉलेज बनाए, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज नए बनाए, 200 डिग्री कॉलेज बनाए, 200 इंटर कॉलेज बनाए, 572 हाई स्कूल बनाए,
और 5,549 प्राइमरी स्कूल खोले, 100 ITI बनाई, 2 होम्योपैथी कॉलेज खोले और साथियों 24 यूनिवर्सिटी, 24 पॉलिटेक्निक बनाने का में सब नए के नए बनाए। और जिनकी तुम सरकार जिसके गुणगान कर रहे हैं कि भाई वर्ल्ड क्लास का हमारा यहाँ पर शिक्षा मंत्री था, एक भी दिल्ली के अंदर कोई नया स्कूल बनाया हो तो बताया, जरा हाथ खड़ा करके बात करते हैं। एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, सबको रिन्यूएट किया। तो साथियों ये मजाक चल रहा है। और हम बाबा साहब की संतान, बाबा साहब को मानने वाले लोग, और साथियों बाबा साहब को हमने दूसरी पार्टी में गिर भी रख दिया। ये आलम हम लोगों ने बनाया। तो यदि बाबा साहब को साथियों हमें जन्मदिन मनाना है, बाबा साहब की बात को मानना है, तो साथियों हमें संकल्प लेना पड़ेगा। हमें आज यहाँ से बाबा साहब की जयंती मनाने के टाइम पर यहाँ से जाने से पहले यहाँ सबको साथियों हाथ उठा के जाना पड़ेगा कि अब हम लोग एक भी वोट किसी भी दूसरी पार्टी को नहीं देंगे। जो भी हमारा वोट होगा, हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, हम अपनी वोट को हाथ में डालेंगे और साथियों अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आजादी के 75 साल बीत चुके हैं। 75 साल के अंदर इन्होंने हमारा मूर्ख बनाने का काम किया है और आगे भी बनाते रहेंगे। ये इंजीनियर साहब बैठे हैं, ये तो जानते हैं भी काम कैसे होता है। यानी 45 करोड़ का जो शीश महल बनाया है, इसका वास्तव में ओपन टेंडर होना चाहिए था, ओपन टेंडर, और उसके अंदर किसी को भी काम दिया जाता, ये काम बताया जाता कि भाई ये काम है, ये काम इसमें इतना होना चाहिए। मगर साथियों उसके अंदर जैसे मैं भी इंजीनियर हूं, तो हम भी जानते हैं कि भाई पेटी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हैं उनको कैसे फायदा देना है। तो साथियों इन्होंने मूर्ख बना दिया। और ये कब ये काम चल रहा था? ये 8-8 लाख के पर्दे कब लग रहे थे? जब कोरोना के टाइम में, जब तुम लोग एक पैसे के लिए मोहताज थे, तुम अपनी जिंदगी के लिए साथ जूझ रहे थे, वो आदमी 8-8 लाख के पर्दे लगवा रहा था। दीवारें 6-6 करोड़ की दीवारें बनाई हैं उसमें भी मोती फिट करवा लिए। और यदि मैं उसकी चिट्ठा तुम्हें सुना दूं तो साथियों 1 करोड़ 41 लाख का वुड रोग का नाम तो हमने पहली बार सुना। यानी ये तो अलमारियां हैं। तुम्हारे घर में कितने की अलमारी लगी हैं? उस आदमी ने अपने उस घर के अंदर 1 करोड़ 41 का वुड रोग लगा लिया, 11 करोड़ का इंटीरियर लगा लिया, 2.5 2 करोड़ 50 लाख के उसमें पंखे लगवाए, जनरेटर लगवाए। और भाई उसे कौन सी इतनी आग लगने वाली थी उसके अंदर? उस आदमी ने 2 करोड़ 85 लाख रुपए का फायर का सिस्टम लगाया अपने मकान के। सोचो। और तुम कल भी यहीं थे, मैं मंगोलपुर में बोल के आया, मैं कल भी तुम यहाँ झुग्गी में थे, तुम कल भी जे कॉलोनी में थे, तुम आज भी यहाँ जयपुर के लोग कच्ची कॉलोनी में और कल भी कच्ची कॉलोनी में रहोगे। मगर जिसको तुमने वोट दिया उसने क्या कर दिया? उसने शीश महल खड़ा कर लिया। वो ये हाल है उसमें। एक मतलब उसके अंदर एक कालीन, 6 कालीन लगाए हैं, 10 लाख का एक कालीन, 4 लाख के कालीन बिछा दिया अपने घर के अंदर उस आदमी ने। अब सोचो आप लोग, तुम्हारी वोट की कितनी कीमत है? यानी तुम वोट देकर उन्हें राजा बनाओ, तुम गरीब के गरीब रहो, और जिनको तुम राजा बना दो, जिसको मुख्यमंत्री बना दो, वो साथियों ऐसे आराम करेंगे। उन्हें तुम्हारी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे बेटों की नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे बेटों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मगर हम लोग बाबा को मानने वाले लोग, बाबा की संतान है, और साथियों हम बाबा साहब की बात को नहीं मानते। और ये हमारी महिलाएं बैठी है, ये अपने रसोई को देख ले जरा कि भाई तुम्हारी रसोई में कितने का माल लगा है। केजरीवाल की रसोई के अंदर 1 करोड़ 10 लाख की रसोई के अंदर उसने अपना सारा सिस्टम फिट कराया। कितना? 1 करोड़ 10 लाख रुपए का।
बताओ तुम में से कौन से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ऐसे लगी हैं? ये कब लायक बना? जो एक बैगनार में घूमता था, जो गाजियाबाद से लेकर दिल्ली में राज कर गया, गाजियाबाद का रहने वाला और दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गया, और आज 45 लाख के मलजनम के मकान में, सरकारी मकान में, कल ही मैं इंटरव्यू देख रहा था, डिप्टी स्पीकर था अमरीश गौतम। जब मैं 2008 में चुनाव लड़ा तो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि हमने उस समय कांग्रेस के दांत फटे कर दिए थे। तो उन्हें लगा यदि मतलब जो ना ये बीएसपी आगे आ गई तो साथियों हमारे लिए जंजाल बन जाएगी। तो साथियों उसको, जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा था, उसको डिप्टी स्पीकर बनाया। कल उसी का इंटरव्यू चल रहा था। जिस मकान में केजरीवाल रहता है उसी मकान में वो रहता था। उन्होंने कहा मैं भी वहां 5 साल रह गया हूँ, एक भी ना तो प्लस्टर उसका हिल रहा था, ना कोई दीवारें चूड़ी थी। अरे दीवारें चूड़ी थी पर छत चूड़ी थी तो भाई छत का लैंडर चेंज करा देते, मगर इतना माल लगाने की जरूरत कहां से पड़ी? यहां क्या है कि आम आदमी हूं, रिक्शे वाले से बात करे भाई मैं तुम्हारे जैसा हूं, खोंचे वाले से गए तो मैं तुम्हारे जैसा हूं, रेडी पट्टी वाले से बोले तो मैं तुम्हारे जैसा हूं, जो बेचारे प्राइवेट कर्मचारी उनसे गए मैं तुम्हारे जैसा हूं, और जितने कच्चे थे कहते भाई तुम चिंता न करो मैं तुम्हारा पक्का कर दूंगा, तुम्हारे जैसा हूं। उन्होंने कहा डीटीसी के सारे लोगों को पक्का कर दूंगा, क्या एक भी पक्का हुआ? एमसीडी के लोगों को मैं पक्का कर दूंगा। अरे पक्का तो बहुत दूर की बात है, उनकी सैलरी भी दिल्ली देश की राजधानी में मिलती नहीं है। ये आलम इन लोगों ने बना रखा। गैस टीचर कोई रिजर्वेशन नहीं वहां पर, सब लोगों को कहा जितने भी यहाँ पर कम से कम भी 50,000 से ज्यादा गैस टीचर। उन्होंने बेचारा वो धरने में बैठे थे यहाँ पर जंतर मंतर पर, मगर साथियों कोई भी मतलब ना एक भी उस आदमी ने कोई किसी को प्राइवेट से साथियों सरकारी में नहीं किया, उसे परमानेंट नहीं किया। तो इसी तुम्हें मूर्ख बनाने में लगे हैं, और मूर्ख तब तक बनाते रहेंगे तब तक मैं तुमसे साथियों कहना चाहता हूँ, अरे ये पेड़ जो माननीय कांसीराम साहब ने लगाया है, जिसमें बाबा साहब के सपने हैं, साथियों इसको साथियों काटने मत दो, इसे मत करने दो आप। अरे इसकी छांव में तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बैठेंगी, इसके फल भी खाएंगे, इसकी छांव में भी बैठेंगे, और यदि तुम्हारे जीते जी कट गया तो साथियों फिर कभी राष्ट्रीय पार्टी तुम जैसे लोग बना नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से इन पूंजीपतियों के बीच में, इन धन्ना सेठों के बीच में, इन पाखंडियों के बीच में आपकी एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, इसे साथियों मिट्टी मत मिलने। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं ऐसे मौके पर। यदि आप बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं तो साथियों आप लोगों को बाबा साहब की बात माननी होगी, और यदि बाबा साहब की हमने बात मान ली तो साथियों तुम्हें देश के अंदर कोई भी राजा बनाने से रोक नहीं पाएगा। अब ये तय आपको करना है कि आपको गुलाम बनना है या आपको राजा बनना है, और कम कोई भी नहीं है। कांग्रेस ने भी 4 मंत्री से 5 बात आपसे नहीं की। गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। 4 में कोई कम हुआ? बढ़ गया मगर कम नहीं हुआ। 50 साल उन्होंने राज कर लिया, अब उसके चाचा भतीजे आ गए। तो उन्होंने कहा जब झूठ बोलने से काम कर चल रहा है तो हम इससे बड़ा झूठ बोल देते हैं। तो भाई बीजेपी वाले आ गए, इन्होंने कहा भाई चिंता मत करो ना, 50 साल कांग्रेस ने राज पार कर लिया है, जो काला धन इन्होंने इकट्ठा किया है 100 दिन में वापस ले आएंगे, और वो हम अपने पास नहीं रखेंगे, सब गरीबों को दान दे देंगे। एक एक गरीब के 15-15 लाख रुपए, 15 से 20 लाख उनके गाँव में भेज देंगे। अब हमारे गरीब तो बड़े लच्छू हो गए। इन्होंने कहा क्या बढ़िया बात कर दी, हमारे तो 10-10 बच्चे हैं, एक के नाम 20 लाख आ गए तो 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे, कुछ करने की पूरी जिंदगी जरूरत ही नहीं है। तो दे देना देन ठप्पा, दे देना देन ठप्पा। अभी अध्यक्ष जी एक नारा लगा रहे थे कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। ये आपकी समझ में नहीं आई कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, क्योंकि बहुजनों का वोट है, बहुजन संख्या में ज्यादा है। तो साथियों कांसीराम साहब ने 6000 जातियों को तो समझा दिया था, तो जब समझा दिया तो देश की राजनीति बदल दी। मगर साथियों इसको RSS के लोगों ने समझ लिया कि ये कांसीराम जो नारा लगा रहा है एक दिन जरूर सच हो जाएगा।
तो इसे रोकने के लिए जल्दी कोई इंतजाम करो। तो साथियों आरएसएस से फिर एक आदमी को तैयार किया जिसका नाम मोदी है। मोदी को तैयार करके कहां भेजा गया? गुजरात भेजा गया। और किसको हटाया? जो वहां का स्थापित नेता केशु भाई पटेल को वहां से हटाया, मुख्यमंत्री था जो, उसे वहां से हटाया, उसकी जगह मोदी को मुख्यमंत्री बनाया। बनाया था नहीं बनाया था? और साथियों उसके बाद 5 साल मोदी ने राज किया, कहीं मोदी का कोई नाम नहीं जानता था। 5 साल से अगले 5 साल में उसने धीरे से अपनी जाति को जो अपर कास्ट से ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया। ये मोड़ घींची जाति का आदमी है, मोड़ घींची जाति का आदमी है। और इस आदमी ने क्या किया? अपनी जाति को धीरे से ओबीसी में कन्वर्ट करा दिया। मुख्यमंत्री काल उसके हाथ में, आराम से उसको ओबीसी में कन्वर्ट करा दिया। कन्वर्ट करने के बाद 10 साल के बाद इन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि भाई गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। चाय वाला, गरीब का बेटा, बहन जी ने उससे भी पूछा भाई अपनी जाति बता, तो कौन सी नीची जाति का है? मगर जाति नहीं बताई। क्या बोला? ये गरीब का बेटा है, चाय वाले का बेटा है। ये ड्रामा किया और साथियों निकल पड़े मॉडल लेके। और पूरे देश में उन्हें लगा भी ये ओबीसी भाई आ गया हमारा, दे दनादन से वोट दे दी, उसे मुख्य प्रधानमंत्री बना दिया। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? भोजनों का। सबसे बड़ा यदि किसी काम था तो साथियों वीपी सिंह का था। वीपी सिंह जो आज यहां बात बनाते हैं दिल्ली के अंदर कि बहुजन समाज पार्टी नजर नहीं आती, बहुजन समाज पार्टी को चंदा क्यों दे, बहुजन समाज पार्टी के सब लंडर घूम रहे हैं ऐसे, इनके बाद पीछे कुछ नहीं होने वाला। आज तो हम लफंडा नजर आते हैं, उस समय तो लायक आदमी था जिसकी फोटो देखने में लगे। अब कांसीराम साहब की फोटो जब जीते थी तो कांसीराम साहब की बात मानी नहीं। भाई जब कांसीराम साहब काम कर रहे थे तो दिल्ली के लोगों ने क्यों नहीं सरकार बनाई थी? साहब तो दिल्ली के अंदर ही रहते थे, क्यों नहीं सरकार बनाई थी? मगर उस समय इन लोगों ने, इस समय वो किसके साथ खड़े हुए? जनता दल के साथ खड़े हुए, रामविलास पासवान के साथ खड़े हुए। 20 साल आपके मूवमेंट को पीछे करने का काम किया। नहीं तो उसी समय इस देश के अंदर माननीय कांसीराम साहब देश के प्रधानमंत्री बन जाते, कोई मायका रोक नहीं सकता। मगर हमारा ये नालायक समाज उस समय कांसीराम साहब के साथ नहीं था, उस समय जनता दल के साथ खड़ा था। ये तो मरने के बाद याद करते हैं। आज मरने के बाद उनकी दुकान चलानी है, अब फोटो लेके घूम रहे हैं। कोई भगत सिंह की फोटो लगा रहा, कोई बाबा की फोटो लगा रहा, कोई कह रहा देखो ये जेल गया भगत सिंह है। अरे भाई क्यों उसने देश के लिए कुर्बानी दी? एक शहीद आदमी की मतलब क्यों बेइज्जती कर रहा है? एक मतलब एक के साथ एक फ्री बांटने वाले के साथ उसकी क्यों तुलना कर रहे हैं? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग आपको मूर्ख बनाने में लगे हैं। तो साथ ही इन्होंने भाई किसी के अकाउंट में आगे का 20 लाख रुपए ना आएंगे। फिर इन्होंने कहा भाई चलो यदि नौकरी नहीं मिले, यदि मतलब पैसे नहीं आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे। यहाँ आप लोग इतने बैठे हैं, कितने बेटे की नौकरी, सरकारी नौकरी मिली है? छीन तो गई होगी मगर मिलने का नाम नहीं है। 2 करोड़ छीन ली, देने की बजाय 2 करोड़ नौकरी छीन ली। कभी कोरोना काल, कभी फरोना काल, कभी ये कभी वो ड्रामा करके तुम्हारी नौकरी भी छीन ली। और अब एक महाझूठ ये आ गया जिसके मैं गुणगान कर रहा हूं, जिसके तुमने गिनीज बुक में जिसका नाम लिखवा दिया है, तो साथियों उसके गिनीज बुक के पन्ने फाड़ने हैं। और इसी चुनाव के अंदर फाड़ने हैं। इसी लोकसभा के चुनाव के बाद 7 महीने बाद दिल्ली का चुनाव होने वाला, फरवरी 2025 में चुनाव होगा। 2025 के अंदर साथियों निश्चित मान लेना इसके साथियों झोपड़े को खाना, शीत महल को साथियों बिल्कुल हवा महल बनाना है। और वहां पर साथियों
दिल्ली देश के अंदर यदि गरीब लोग तुम समझ गए, जाग गए, यदि तुम घर से निकल लिए, क्योंकि ये बात मैं एक जगह बोल जाऊंगा, 2 जगह बोल जाऊंगा, 20 जगह बोल जाऊंगा, 365 दिन मैं तो लगातार बोलूंगा, मगर अब तुम्हें भी घर से निकलना पड़ेगा, तुम्हें भी कहीं चौराहे पर खड़ा होकर बोलना पड़ेगा, किसी एक घर में बैठ के बोलना पड़ेगा, तब तुम्हारी बात आगे बढ़ेगी, तब बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का साथियों को मजा आएगा। और नहीं तो हम बाबा साहब के एक दिन यहाँ मोमबत्ती जलाए, यहाँ फूल जलाए और उसके बाद जाकर ये ना लाला जी की सरकार बनाए, तो फिर लाना तो तुम्हारी जिंदगी में, फिर बंद कराए ड्रामा, छोड़ दो बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। अभी जयंती मनाई, अभी यहाँ की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने ये घोषणा की, अभी हनुमान जयंती आई थी कि प्रत्येक विधानसभा में जितने विधायक है सब हनुमान की जयंती मनाएंगे। साथियों हमारे 12 रिजर्व सीट है, 12 के 12 देना हमारे वो भी लगे हुए थे हनुमान जयंती मनाने में। क्या यहाँ की सरकार ने घोषणा की कि भाई 70 की 70 विधानसभा के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी? बाबा साहब का फोटो तो लगा लिया, उनका काम तो फोटो में चल रहा है, वो जयंती क्यों मनाएंगे तुम्हारे बाबा की? वो क्यों गुणगान करवाएंगे तुम्हारे महापुरुषों की? इसलिए साथियों यदि आपको अपने बाबा को देखना है, अपने मान्यवर को देखना है, तो भाई फिर लगे रहो, फिर बंद करो ड्रामा, फिर एक दिन मतलब गुणगान करें, इससे कोई हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। इनकी बात को मानना है, इनकी विचारधारा को आगे पहुंचाना है, और साथियों अपने को ना बिकने वाला समाज बनाना है, ना बिकने वाला समाज बनाकर अपने पैरों पे खड़े होकर इस देश की शासन प्रशासन में आपको भागीदारी लेनी है, तब आपकी बात बनेगी। जब तक आप राजा नहीं बनेंगे आपकी समस्या को अंत नहीं हो सकता। इसलिए राजा बनना बहुत जरूरी है। मैं यही निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं कि आप लोग इन बातों को समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं, अपनी मैडम को समझाएं, अपने नौजवान साथियों को समझाएं, अपने पड़ोस में समझाएं, अपने रिश्तेदारों को समझाएं, यहाँ हो चाहे कहीं पर भी हो, उन्हें साथियों मैसेज भेजें कि बहुत हो चुका है, 75 साल बीत चुके हैं, 75 साल में हमने सबको मौका दिया, मगर इन्होंने कभी भी साथियों गरीब के बेटों को देश का राजा नहीं बनाया। अब हम तय करेंगे कि साथियों गरीब का बेटा देश का राजा बनेगा, अब कोई धन्ना सेठ नहीं बनेगा, कोई मकरबाज नहीं बनेगा, कोई साथियों ड्रामेबाज नहीं बनेगा, कोई झूठ बोलने वाला नहीं बनेगा। अब साथियों बाबा साहब की सोच पर इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना कर हर जाति और धर्म के लोगों को मानव सम्मान देकर इस देश के अंदर ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे, तब साथियों हमारा भला होगा। इसलिए आप लोग यदि आज बाबा साहब की जयंती मनाना है, 132वीं जयंती है, 132वीं जयंती, अगली बार जब जयंती मनेगी तो वो भी लोकसभा के चुनाव में मनेगी। अप्रैल में चुनाव होने वाला है और अप्रैल के अंदर बाबा साहब का महीना है, इसी में चुनाव होगा और मई में सरकार बनेगी। तो साथियों आप लोग बाबा के नाम पर इतनी मोहर लगा देना, इतने साथियों वहां पर अपने उंगली दबा देना मशीन के अंदर कि साथियों तुम्हारे हाथी के अलावा कोई दूसरी चीज वहां नजर आने नहीं चाहिए। वैसे तो हमारी मुखिया हमेशा बोलती है कि ये मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए, ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि जब से मशीन आई है तब से साथियों बहुजनों का देना इन्होंने अपनी शाम दाम दंड भेद से हमें पीछे करना काम किया। मगर साथियों उसका भी तो बहन जी ने बताया था कि हमने एक सीट, हमारे पास एक भी सीट नहीं थी। यूपी में बहन जी ने चमत्कार किया तो 1 से 0 से वहां 10 बनाई, 10 सीट जीती। हमारे पास 32 सीट थी, 32 में हम 10 जीत गए। तो 10 कैसे जीती, 22 हम क्यों हारे, ये भी बहन जी ने साथियों आकलन करके भरी मीटिंग में हम लोगों को बताने का काम किया। जहां हमने 50% से ज्यादा वोट डाला वहां सीट 10 सीट हम लोग जीत गए। जहां 50% से वोट हमें कम मिला वो सीट हम हार गए, क्योंकि इन्होंने सेटिंग तो कर रखी है मगर एक रेशियो में सेटिंग है। तो यदि आप 50% से ज्यादा वोट डाल देंगे तो साथियों बूथ पर तो साथियों आपको कोई माइकलाल हरा नहीं पाएगा। तो उसकी तैयारी हमें करनी है, क्योंकि हमें दुश्मन से लड़ना है, तो हमें दुश्मनों की चाल को साथियों फेल करना है, नष्टभूत करना है। तो साथियों उसके आधार पर भी हमें अपनी तैयारी रखनी होगी। यदि हमें बैलेट से मौका मिल जाता है तो सबसे वेल एंड गुड है, और यदि नहीं मिला तो मशीन से भी साथियों हमें इतनी वोट डाल देनी है कि साथियों कितनी भी गड़बड़ कर ले साथियों उनकी गड़बड़ उसमें भी फेल हो जानी चाहिए। तो यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ
क्योंकि हमारे ये माँ बहन बेटियाँ भी हैं, बहुत जोर लगा रही है कि साहब जल्दी कर लो और हमें जाना भी है, 2 घंटे लगेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा और ये उम्मीद लेके जाता हूँ कि आप हाथ खड़ा करके बात करें कि ये बाबा साहब की जयंती तो हमने मनाई है, मगर इसके साथ साथ अब हम किसी को भी ना तो वोट देंगे बहुजन समाज पार्टी के अलावा, ना अपने दोस्तों को देने देंगे, ना अपने रिश्तेदारों को देने देंगे। जो अभी 1,32,267 जो जिंदे लोग पाए गए हैं, इनको 10 लाख में इसी चुनाव में कन्वर्ट करेंगे। हर आदमी 100 वोट डलवाने का काम करेगा। 365 दिन है, 365 दिन में 100 वोट, जितने लोग बैठे हैं, यदि आपने 100 वोट डलवा दिया बहुजन समाज पार्टी को, कोई एक भी साथी यहाँ पर झूठ बोलने वाला नजर नहीं आएगा। तो सब कौन नजर आएगा? बाबा के मानने वाले, बाबा के बेटे देश के अंदर नजर आएंगे। तो ऐसी उम्मीद करते हुए, ऐसी शपथ लेते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय सचिव CP सिंह साहब, आपने बहुत लंबी सोच के लिए हम सब लोगों को अवगत कराया। समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता के लिए और समापन के लिए हमारे बीच में जिला प्रभारी किशोरी श्याम जी को आमंत्रित